गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स टू एमसीक्यू की सीरीज में 18 अगस्त पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे द हिंदू के करंट अफेयर्स हम डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 एंड विल स्टार्ट अ लेक्चर विद अ कोटेशन। कोटेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे कोटेशन कहती है, फियर हैज टू मीनिंग, forget everything and run और face everything and rise, the choice is yours। now इसे यूपीएससी में कैसे अप्लाई करेंगे? अगेन हर दूसरे या तीसरे दिन हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स जो है वो इस चीज़ को लिख के देते हैं कि प्रीलिम्स जो है वो आने वाला है, सिर्फ 45 दिन बचे हैं प्रीलिम्स को आने के लिए, और इस चीज़ का उन्हें डर लगता है। देन मेंस के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा उनको, उनका ऑप्शनल कवर नहीं है तो उसके लिए भी उनको डर लगता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। कुछ लोग अभी ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उनको लगता है कि ये एग्जाम उनसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस चीज़ के लिए भी उनको डर लगता है। तो बार बार मैं उनको यही चीज़ समझाता हूँ थ्रू द कोटेशन, अपने मैसेजेस के थ्रू भी उनको यही चीज़ें समझाता हूँ कि चॉइसेस आपके पास दो है यहाँ पे, या तो आप इस चीज से डर जाइए और भाग जाइए, किसी और एग्जाम की तैयारी कर लीजिए, या फिर फेस एवरीथिंग। जो भी आपको फियर लग रहा है लगने दीजिए, इन स्पाइट ऑफ द फियर आप तैयारी करते रहिए। जो भी आपका काम है एवरीडे बेसिस पे, जो आपके टारगेट्स आपने सेट किए कि मेरे को ये सब चीजें कवर करनी है, वो करते रहिए। इवन दो आप एमसीक्यूज करते हैं उसमें 0 स्कोर करते हैं, मॉक टेस्ट के अंदर 10 आपका स्कोर आ रहा है आउट ऑफ 200, नेवरदलेस एनालाइज करते रहिए कि क्वेश्चंस कहाँ पे गलत हो रहे हैं, मिस्टेक्स कहाँ पे हो रही है। वो फियर धीरे धीरे जब आपका स्कोर इंप्रूव होगा, कॉन्फिडेंस आता जाएगा, फियर अपने आप ही चला जाएगा। तो इस फियर की तरफ ध्यान मत दीजिए, आपका काम जो है उसको करते रहिए। जो फियर है टेम्परेरी है, अपने आप ही चला जाएगा। चलिए आज के नए मेंबर्स जो उनको वेलकम कर लेते हैं। तो अभी आयुष ने हमें ज्वाइन किया है, सीमा आपने, नवनीत ने ज्वाइन किया, वेलकम। इसके अलावा करते हैं हम टॉपिक्स को डिस्कस। क्या क्या हम डिस्कस करने वाले? मैरिज एज काफ़ी न्यूज़ में है अभी, इसको डिस्कस करेंगे। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन भी, इसको डिस्कस करने वाले हैं। सलाइवा डायरेक्ट प्रोजेक्ट डॉल्फिन को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। देन उसके बाद नेशनल हेल्थ पॉलिसी के ऊपर भी एक क्वेश्चन है। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे रिहाद सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के बारे में। देन पॉजिटिव पे के ऊपर भी एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एनडीएचएम अगेन नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के ऊपर ये हमारा दूसरा क्वेश्चन रहेगा। नवरोज के बारे में देखेंगे। एंड देन फाइनली ब्रिक्स एंटी ड्रग के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। फाइनली सब कुछ रिवाइज करेंगे। मार्किंग स्कीम आप जानते हैं, आपको 6 या 6 से ज़्यादा स्कोर करना है। 6 से कम स्कोर आता है तो आप उसे दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं, और एक्सप्लेनेशन को रिवीजन के टाइम पे ध्यान से सुनिएगा। अदरवाइज 24 आवर्स के बाद आपको कल मॉर्निंग के अंदर तो इसे रिवाइज करना ही है, क्योंकि सेकेंड रिविजन जो होगी वो आपकी 24 आवर्स पे हो जानी चाहिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट या एक्ट्स प्रिस्क्राइब मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर मैन एज 21 एंड वुमेन एज 18। आपको पता है कि हमारी कंट्री में अभी 21 साल मेल्स के लिए और 18 साल फीमेल्स के लिए ये जो एज है डिसाइड करी गई है। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्ट्स हो सकता है इसकी अलग एज जो है वो प्रिस्क्राइब करते हो। वो आपसे पूछा गया कि ये 21 और 18 का जो आंकड़ा है ये इन तीनों में से किस किस एक्ट ने दिए। क्योंकि आपको पता है अभी यहाँ पे प्रधानमंत्री जो है इस चीज़ के बारे में काफ़ी एनालिसिस कर रहे हैं, काफ़ी बात कर रहे हैं कि कैसे जो फीमेल की एज है उसके अंदर एक चेंज लाया जाए। तो यहाँ पे स्पेशल मैरिज एक्ट क्या 21 और 18 का आंकड़ा देता है? हो सकता है। व्हाट अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 का है जो। देन द हिंदू मैरिज एक्ट। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए तो यहाँ पे बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की, जिन्होंने कहा है कि एक कमेटी जो है वो इसके ऊपर बिठाई जाएगी ताकि मिनिमम एज फॉर वीमेन जो है उसमें बदलाव लाया जा सके। यहाँ पे अगर बात करी जाए वेरियस एक्ट्स की, तो चाहे स्पेशल मैरिज एक्ट हो वो भी 21 और 18 का आंकड़ा देता है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट हो ये भी यही आंकड़ा देता है, और हिंदू मैरिज एक्ट का जो सेक्शन है वो भी 21 और 18 की जो एज है उसे प्रिस्क्राइब करता है। इस वजह से आंसर हमारा हो जाएगा डी। ध्यान रखिएगा तीनों के अंदर ये जो एजेस हैं सेम दे रखी है। इसके अलावा आप मुझे बताइएगा कि जो शारदा एक्ट है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा उसके हिसाब से क्या एज प्रिस्क्राइब करी हुई है। चलिए तो यहाँ पे यूनियन मिनिस्ट्री फॉर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो एक टास्क फोर्स जो है सेटअप करेगी कंसर्निंग दिस मैटर, ताकि एज जो है वो डिसाइड करी जा सके। इससे क्या होगा, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो है बेसिकली उसको कम करने के ऊपर फोकस दिया जा रहा है, क्योंकि एमएमआर जो है वो इंक्रीज हो जाती है अगर जो फीमेल्स है उनकी जो मैरिज होती है वो काफ़ी छोटी एज में हो जाती है। तो यहाँ पे एमएमआर को ठीक किया जा सकेगा, और जो हमारे टारगेट्स हैं एमएमआर को लेकर उनको अचीव किया जा सकेगा। न्यूट्रिशन लेवल जो होता है विमेन का, न्यूट्रिशन लेवल उसको भी इंप्रूव करने की यहाँ पे बात करी गई है। चलिए देखते हैं इस पे क्या वर्डिक्ट आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट
नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, जिसके ऊपर हम 2 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। एनडीएचएम के बारे में पूछा है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। एनडीएचएम काफी न्यूज में था, 2 दिन पहले भी न्यूज आई थी इसके ऊपर, तब हमने क्वेश्चन नहीं बनाया था, बट अब ये रिपीट कर रहा है। एनडीएचएम बार बार न्यूज में आ रहा है, तो इसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन बनाया है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इज इंप्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर एनडीएचएम। एनडीएचएम के लिए जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हो सकता है। सेकेंड, अंडर एनडीएचएम every Indian will get a health ID that will ease access to medical services in the country। तो इसमें हर इंडियन को एक मेडिकल आईडी जो है देने का प्रावधान है, हो सकता है। इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड पैन इंडिया, इसे पैन इंडिया लेवल पे इंप्लीमेंट करने के लिए कहा गया। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो है ये बेसिकली जो हमारी प्रॉब्लम होती है कि हमें एक सही डॉक्टर मिलना चाहिए अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए, उसकी प्रॉब्लम को दूर कर देगा। देयर विल बी फाइंडिंग ऑफ द राइट डॉक्टर्स। आप अपॉइंटमेंट्स को सीख कर सकते हैं इसके अंडर में। पेमेंट और कंसल्टेशन फीस जो होती है उसकी पेमेंट भी कर सकते हैं। साथ में ही यहाँ पे जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी रहेगी एनडीएचएम के लिए, दैट विल बी एनएचए, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो कि आयुष्मान को भी इंप्लीमेंट कर रही है, वो इसको इंप्लीमेंट करेगी। और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है यहाँ पर। इसके अंदर आईडी जो होती है, एक हेल्थ आईडी सभी इंडियंस को दी जाएगी ताकि वो अपनी वेरियस मेडिकल सर्विसेज को एक्सेस कर सके, और उसके अंदर जो इंडियंस हैं उनका मेडिकल रिलेटेड डेटा जो होगा वो भी इकट्ठा हो जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हमारी करेक्ट हो जाती है। थर्ड को देखते हैं, क्या ये पैन इंडिया में इंप्लीमेंट किया जा रहा है? जी नहीं। आपको पता है इस तरीके का कोई भी प्रोग्राम होता है तो पहले उसे पायलट बेसिस पे स्टार्ट करते हैं। पायलट बेसिस का मतलब होता है एक छोटे लेवल पे स्टार्ट करते हैं ताकि रिजल्ट्स देख लिए जाए कि सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और जो भी अपनी गलतियां होती हैं उसे करेक्ट किया जाए, और फिर फाइनली उसे बाकी जगह पे इंप्लीमेंट करते हैं। पैन इंडिया उसे अनरोल करते हैं। अगर एक ही टाइम पर पैन इंडिया अनरोल कर देंगे तो सारी जो गलतियां होंगी वो पूरे पैन इंडिया में हो जाएंगी, और फिर उसे करेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करते हैं, मान लीजिए पूरा इंडिया है, पूरे इंडिया में स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जगह में स्टार्ट करते हैं। इससे समझते हैं कि क्या गलतियां रही, क्या प्लस और क्या माइनस रही, क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस रही। उसके बाद इसे पैन इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया जाता है। इसी वजह से यहाँ पर 6 यूटीज, दैट इज 6 यूनियन टेरिटरीज जो हमारी है, जिसमें चंडीगढ़ है, लद्दाख है, दादरा है, नगर हवेली, दमन एंड दीव, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के अंदर इसे स्टार्ट किया जा रहा है। इसी वजह से तीसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। आंसर हमारा हो जाएगा सी, क्योंकि सिर्फ हमारी सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट सलाइवा डायरेक्ट। सलाइवा डायरेक्ट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहली स्टेटमेंट कहते हैं इट इज मोर अफोर्डेबल कॉस्टिंग $10 और लेस। आपको पता होगा कि अ न्यू रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है नोवल कोरोना वायरस के लिए, वहाँ पे सलाइवा के जो सैंपल्स होते हैं वो लिए जाते हैं, वो सलाइवा डायरेक्ट है। अभी न्यूज़ में था, काफ़ी डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट इसकी कॉस्ट के बारे में बात करिए कि $10 या इससे कम की इसकी कॉस्ट है। सेकंड कहती है इट इज डेवलप्ड बाय येल स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ। इसे येल स्कूल ने ऑफ पब्लिक हेल्थ जो है उसका बेसिकली एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होगा, उसने इसको डेवलप किया है। सलाइवा डायरेक्ट विल बी फ्री टू यूज बाय डायग्नोस्टिक लैब्स। तो डायग्नोस्टिक लैब्स जो है इसको यूज कर सकती हैं। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो नाम से ही पता चल रहा है इसमें सलाइवा सैंपल्स जो होते हैं वो लिए जाएंगे। एफडीए ने इसे अप्रूवल दे दिया है। कॉस्ट इसकी बाकी टेस्ट की कंपैरिजन में काफ़ी कम है, $10 या इससे कम रहेगी। येल स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ने इसे बनाया, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और इसे न्यूज़ में जब मैं पढ़ रहा था, डायग्नोस्टिक लैब्स में तो यूज़ किया जा सकता है, इवन घरों में भी इसको यूज़ किया जा सकता है, ऐसा लिखा हुआ था। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। तो आप देख रहे हैं काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी आती जा रही है। जो नए नए कोरोना वायरस के लिए जो टेस्ट आ रहे हैं, कॉस्ट भी उनकी कम हो रही है, और कहाँ पे उन्हें एडमिनिस्टर किया जा सकता है वहाँ पर भी काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो लोगों को दी जा रही है। तो इसमें आप देख सकते हैं पूरा प्रोसेस इस तरीके से काम करते हैं। न्यू सलाइवा टेस्ट जो होगा वो बेसिकली एफिशिएंसी जो है उसको इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये ड्यान रखिएगा। और होता क्या है, बेसिकली जब सलाइवा के सैंपल्स लिए जाते हैं, किसी भी तरीके से सैंपल्स लिए जाते हैं कोरोना वायरस की टेस्टिंग के लिए, तो ऐसा भी हो सकता है कि ड्यूरिंग टेस्टिंग, वैसे ओरिजिनली बंदे को कोविड नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसे उसको सिम्टम्स है, इसी वजह से वो अपना टेस्ट कराने गया। और जब उसके सैंपल्स लिए जा रहे थे, सैंपल्स लेने के दौरान ही, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब कोविड की टेस्टिंग होती है तो बेसिकली क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया को डिसाइड किया जाता है, और हॉस्पिटल की मे बी विसिनिटी के अंदर वहाँ पे जितने भी पोटेंशियल पेशेंट्स होते हैं, ऐसे लोग जिनको हो सकता है कि इनको कोविड हो सकता है, वो अपनी टेस्टिंग के लिए आते हैं। मान लीजिए 10 लोग वहाँ पर आए, उनमें से एक को ही कोविड है, बाकी 9 को नहीं है, लेकिन टेस्टिंग तो हर किसी की होगी। तो ऐसा भी हो सकता है ड्यूरिंग जब वो अपना सैंपल्स दे रहे होते हैं, वहाँ पर सैंपल लेते हुए भी इस एक की वजह से बाकी लोगों को कॉन्टेमिनेशन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेक्निक यूज करी जा रही है ये इस तरीके की, एक तो नॉन इन्वेजिव है,
ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि घर पे भी करा जा सकता है, तो यहाँ पे सैंपल करते हुए जो इन्फेक्शन का रिस्क है वो काफी हद तक कम कर दिया गया है। ये एक अच्छी चीज है इसके अंदर, ठीक है। और लास्ट टाइम हमने जब डिस्कस किया था हमने कहा था कि फॉल्स नेगेटिव भी होता है, फॉल्स पॉजिटिव भी होते हैं। तो इसमें जो फॉल्स नेगेटिव होते हैं मतलब कि किसी इंडिविजुअल को कोविड है लेकिन टेस्ट कह रहा है कि इसको कोविड नहीं है, दैट इज कॉल्ड द फॉल्स नेगेटिव। ये जो प्रॉब्लम है ये भी काफी हद तक कम कर दी गई इस पर्टिकुलर टेस्ट के द्वारा। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कॉस्ट कम हो रही है, एफिशिएंसी और एक्यूरेसी जो है टेस्ट की वो बढ़ रही है। और जो प्रॉब्लम्स पहले होती थी कि 10 लोग गए और एक को कोविड है 9 को नहीं है, तो उन 9 लोगों को भी होने की एक पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी रहती थी, वो चीज भी खत्म होती जा रही है। तो ये इसका कुछ बैकग्राउंड था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया प्रोजेक्ट डॉल्फिन एंड प्रोजेक्ट लायन ऑन द लाइंस ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर है हमारे पास, प्रोजेक्ट एलिफेंट है, उसी की लाइन पर प्रोजेक्ट डॉल्फिन और प्रोजेक्ट लायन को यहाँ पे अनाउंस किया गया है। इसी वजह से प्रोजेक्ट डॉल्फिन और डॉल्फिन से रिलेटेड हमने 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहली कहती है डॉल्फिन वाज डिक्लेयर्ड आर नेशनल एक्वाटिक एनिमल इन 2010। 2010 में इसे नेशनल एक्वाटिक एनिमल डिक्लेयर कर दिया गया था। द प्रोजेक्ट विल कवर फ्रेश वाटर रिवर वाटर डॉल्फिन ओनली। तो अभी के लिए सिर्फ रिवर वाटर या फ्रेश वाटर डॉल्फिन को इसके अंदर डाला गया, इस प्रोजेक्ट के अंदर। ओशन जो डॉल्फिन है उसको या फिर मरीन जो डॉल्फिन है उसको नहीं डाला गया। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, तो पहली स्टेटमेंट जो है डॉल्फिन के बारे में नेशनल एक्वाटिक एनिमल है, 2010 में डिक्लेयर किया गया था, बिल्कुल ठीक है। सेकंड की बात करें तो जब हम प्रोजेक्ट डॉल्फिन की बात करते हैं तो इसमें हर तरीके की डॉल्फिन को डाला गया है, चाहे वो फ्रेश वाटर दैट इज रिवर वाली डॉल्फिन हो या फिर ओशन वाले डॉल्फिन हो, क्योंकि दोनों को ही प्रोटेक्ट करने की यहाँ पर बात करी गई है। इसी वजह से सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी, फर्स्ट हमारी करेक्ट है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। क्योंकि हम डिजिटल हेल्थ की काफी टाइम से बात कर रहे हैं, तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी के जो टारगेट्स हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। मेंस के अंदर भी इन पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं और प्रीलिम्स में तो ये पूछा ही जा सकता है। पहली स्टेटमेंट कहती है द पॉलिसी प्रपोजेस रेजिंग पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर टू 2.5% ऑफ द जीडीपी बाय 2022। यहां पे पॉलिसी कहती है कि आपको जो हेल्थ है इसके ऊपर एक्सपेंडिचर जो है जीडीपी का 2.5% तक करना है 2022 तक। हमने अभी जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ी थी तो वहां पर भी इस तरीके का कुछ प्रपोजल किया गया था। एजुकेशन के ऊपर कितनी जीडीपी खर्च करने की बात करी गई थी, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा अगर आपको याद है, तो हमने डिस्कस किया था इसको। सेकंड स्टेटमेंट कहती है टू रिड्यूस मोर्टेलिटी ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ एज टू 23 बाय द ईयर 2022। जो 5 साल से आयु के जो बच्चे नीचे की आयु के हैं उनमें मोर्टेलिटी को कम करना है, उस नंबर को 23 तक लेके आना है। आपको पता है ये नंबर पर 1000 होता है बाय 2022 हो सकता है। टू इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ फ्रॉम 67.5 टू 70 बाय 2022। तो जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है उसको 67.5 मतलब 67.5 से बढ़ाकर 70 तक लेके जाना है 2022 तक। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी के जो प्रपोजल्स थे, जो टारगेट्स थे, वो सारे के सारे सही हैं, लेकिन जो डेट ऑफ अचीवमेंट दी गई है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे 2025 तक हमें 2.5% ऑफ जीडीपी खर्च करना है पब्लिक हेल्थ के ऊपर। हमें यहाँ पर एज जो है वो लेस देन 5 बच्चों के लिए जो 23 है वो टारगेट रखा गया। मोर्टेलिटी का नंबर जो रखा गया 2025 तक, साथ में ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी की जो बात है वो 70 तक लेके जाना है 2025 तक, ध्यान रखिएगा। इसी वजह से तीनों स्टेटमेंट्स हमारी यहाँ पे गलत हो जाती हैं। अगर आपने इस चीज को रिकॉग्नाइज कर लिया था कि इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इट मीन्स जो प्रिपरेशन है वो काफी अच्छी चल रही है, तो आंसर हमारा क्या होगा, नन ऑफ द अबव। अगर आपने इस चीज को रिकॉग्नाइज कर लिया था देन कांग्रेचुलेशन, ओके, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट्स हमारी इनकरेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है रिहान सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के बारे में बात करें कि ये कहाँ पे लोकेट करता है। लोकेशन पूछिए, क्या ये मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, हिमाचल या फिर उत्तराखंड में। सोचिए। चलिए, तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि एक सेंट्रल पीएसयू है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है, इसने बेसिकली अपनी रिहान सुपर थर्मल पावर स्टेशन की जो फैसिलिटी है उसके अंदर एक पर्टिकुलर फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है ताकि फ्लाई ऐश जो होती है, फ्लाई ऐश को बल्क के अंदर जो वेरियस सीमेंट प्लांट्स हैं वहां पर चीपर कॉस्ट में ट्रांसफर किया जा सके। आपको पता है फ्लाई ऐश का यूज आजकल हम काफी रोड वगैरह कंस्ट्रक्शन में कर रहे हैं, सीमेंट के साथ मिक्स करके इसको यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऐसी किसी फैसिलिटी को बनाने की बात करी गई है, तो आंसर हमारा है बी, क्योंकि रिहान प्रोजेक्ट जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर लोकेट करता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश के अंदर ये फैसिलिटी जो है स्टार्ट करी गई है। रिहान सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है कहां पे, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में लोकेट करता है। वन ऑफ द कोल बेस्ड पावर प्लांट है, किसका, एनटीपीसी लिमिटेड का, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। पॉजिटिव पे के बारे में देखेंगे। पॉजिटिव पे के ऊपर दो स्टेटमेंट्स हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। पहली कहती है पॉजिटिव पे इज अ फ्रॉड डिटेक्शन टूल अडॉप्टेड बाय बैंक्स टू प्रोटेक्ट कस्टमर। तो कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बैंक्स ने ये एक पर्टिकुलर टूल जो है फ्रॉड को रोकने का उसे अपनाया है। इट इज एसोसिएटेड विद काउंटरफिट चेक्स। तो काउंटरफिट चेक्स के साथ ये एसोसिएट करता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी ठीक है क्योंकि बैंक्स ने एक नई टेक्नोलॉजी जो एक नया डिटेक्शन टूल जो है उसे अपनाया है। इसमें होगा क्या, बेसिकली जो चेक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है उसको क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा। जितनी भी डिटेल्स जो होती है चेक के इश्यू करने से पहले वो मांगी जाएगी और फिर उसको जो चेक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसके साथ मैच किया जाएगा। और अगर मैच नहीं होता, मिसमैच होता है, तो वहां पर चेक को वापस भेजा जाएगा इशूअर के पास ताकि वो ये देख सके कि ये जो चेक है ये सही भी है या नहीं। इस सिस्टम को फॉलो करने से होगा क्या, बैंक को पता चलेगा कि जो चेक ड्रॉ किए जा रहे हैं बाय द कस्टमर्स इवन बिफोर इट इज डिपॉजिटेड बाय द बेनिफिशियरीज वो सही है या नहीं है। तो यहाँ पे पहली और दूसरी स्टेटमेंट जो है वो सही है क्योंकि काउंटरफिट चेक से रिलेटेड एक प्रोग्राम है पॉजिटिव पे और इसके अंदर बैंक्स जो है वो कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट NDHM। हमने देखा था नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में, हमने कहा था डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स और दे रखी हैं NDHM के बारे में। देखते हैं कौन सी करेक्ट है कौन सी नहीं है। फर्स्ट कहती है द NDHM रिकॉग्नाइज हेल्थ एज ए जस्टिसिएबल राइट। तो NDHM जो है वो रिकॉग्नाइज करता है हेल्थ को एज अ जस्टिसिएबल राइट। मे बी एट अ लेटर स्टेज इट विल ऑल्सो इंक्लूड ई फार्मेसी एंड टेलीमेडिसिन सर्विसेज। तो अभी तो इसमें टेलीमेडिसिन या ई फार्मेसीज की जो सर्विसेज है वो नहीं है, लेकिन लेटर स्टेज पे इसका एक प्रोविजन जो है वो डाला गया है। मे बी द प्लेटफॉर्म विल बी अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ऐप एंड वेबसाइट। तो ऐप और वेबसाइट दोनों के थ्रू आप इसे एक्सेस कर पाएंगे। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यस, ऐप और वेबसाइट दोनों के थ्रू आप NDHM को एक्सेस कर सकते हैं। हमने पहले ही डिस्कस किया, इसके अंदर जो है इंडिविजुअल्स को आईडीज जो है वो इशू करी जाएंगे और वेरियस सर्विसेज जो होती हैं वो उसको वो एक्सेस कर सकेगा। सेकंड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरीके की चीजें आपको मेंस के आंसर में ऐड करनी पड़ेगी कि ई फार्मेसी का ऑप्शन रहेगा, इसके अंदर टेलीमेडिसिन का ऑप्शन रहेगा। अभी इस ऑप्शन को नहीं डाला गया, लेकिन एट अ लेटर स्टेज इसको प्लान किया गया कि आगे आने वाले टाइम में ये चीजें भी ऐड कर दी जाएंगी। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी ठीक है, लेकिन नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन ने अभी तक हेल्थ को जस्टिसिएबल राइट के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो इसी वजह से पहली स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर हमारा हो जाएगा डी। डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि नवरोज के बारे में है। नवरोज 1-2 दिन पहले भी न्यूज में था, तो इसी वजह से इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया गया है कि नवरोज के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है आपको बताना है। इट इज अ यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी ऑफ इंडिया। तो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में यूनेस्को में पता आपको कुछ चीजें हैं, उसके अंदर नवरोज भी है, हो सकता है। नवरोज इज ऑल्सो नोन एज बुद्धिस्ट न्यू ईयर। तो बुद्धिस्ट लोगों का नया साल के तौर पे भी इसे कहा जाता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, रिसेंटली 16 अगस्त को नवरोज जो था उसे सेलिब्रेट किया गया। इसे बेसिकली न्यू ईयर कहा जाता है, किसका, पारसी लोगों का। इसे पारसी न्यू ईयर के तौर पे भी मनाया जाता है। पूरी दुनिया में इसे 21 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर इंडिया में इसे 16 अगस्त को मनाया जाता है क्योंकि हम यहाँ पे एक अलग ही टाइप का कैलेंडर, जिसे शहनशाही कैलेंडर जो होता है उसको यूज करते हैं। शहनशाही कैलेंडर की वजह से जो डेट है वो उसमें डिफरेंस आता है क्योंकि हमारे यहाँ पे जो कैलेंडर है उसमें लीप ईयर नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या ये यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में आता है, तो पहली स्टेटमेंट ठीक है। सेकंड इनकरेक्ट है क्योंकि ये बुद्धिज्म से या बुद्धिस्ट से रिलेटेड नहीं है, पारसी से रिलेटेड, ध्यान रखिएगा। नवरोज नाम से पता चल रहा है, नव रोज, नव मीन्स न्यू, रोज मीन्स डे, सो न्यू डे। तो ये न्यू ईयर को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, पारसी न्यू ईयर को मोर स्पेसिफिकली। आंसर हमारा हो जाएगा ए, क्योंकि सिर्फ पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे कि जो 4th सेशन ऑफ ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप हुआ है, ये 4th सेशन जो किसने चेयर किया है? क्या चाइना ने इसे चेयर किया है, रशिया ने किया है, इंडिया, ब्राजील? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे 4th सेशन ऑफ ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप जो ये स्टार्ट किया गया, चेयर किया गया, ये रशिया द्वारा किया गया। इसके अंदर इंडिया ने काफी सारी कंसर्न्स जो थी वो अपनी रेज करी, खास तौर पे जो डार्क नेट है इसका जो मिसयूज है एंड खासतौर पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो ड्रग ट्रैफिकिंग के अंदर यूज करी जा रही है, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल्स यूज कर रहे हैं, उसके बारे में इंडिया ने अपनी कंसर्न्स जो थी, जो अपनी चिंताएं थी, वो जाहिर करी इस पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉर नोडल पॉइंट्स टू एनेबल रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग अमंग ब्रिक्स नेशन। मतलब जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं उनके बीच में रियल टाइम डेटा शेयर किया जा सके ताकि जो ड्रग ट्रैफिकिंग है, एंटी ड्रग जो इनके स्टांसेज हैं, उसको इंप्रूव किया जा सके। ये तभी हो पाएगा जब वेरियस कंट्रीज एक दूसरे के साथ सही टाइम पे इंफॉर्मेशन शेयर करती है। इसके बारे में भी बात करी गई। आंसर फिलहाल हमारा बी है। चलते हैं अपनी रिवीजन की तरफ। रिवीजन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, 10 क्वेश्चंस को रिवाइज विद इन 2 मिनट्स, इसको मिस नहीं करना है आपको। चलिए,
तो सबसे पहले हमने देखा था विमेन एज के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम एक कमेटी सेटअप करेंगे और वहां पे जो एज है उसको डिफरेंट किया जाएगा, उसको चेंज किया जाएगा। यहाँ पे एट प्रेजेंट जो है एज 21 और 18 है, 21 लड़कों के लिए, 18 लड़कियों के लिए, और हमारे जो तीनों एक्ट्स हैं वो भी इसी को ही प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके बाद हमने डिस्कशन किया था कि क्यों किया जाएगा, मोर्टेलिटी रेशियो जो मैटरनल है उसको रिड्यूस करने के लिए, न्यूट्रिशनल लेवल जो है वो इंप्रूव करने के लिए। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में देखा था, इसको कौन लेके आया है, इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी करेगी इसे, हेल्थ आईडीज दी जाएंगी इसके अंदर, और पैन इंडिया नहीं लेके आया जाएगा, इसको 6 यूटीज के अंदर पहले पायलट बेसिस पे स्टार्ट किया जाएगा। सलाइवा ड्रग के बारे में देखा था, $10 या इससे कम की इसकी कीमत रहेगी। येल स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ इसको लेके आया है और इसको डायग्नोस्टिक लैब्स में यूज किया जा सकेगा। फिर हमने डिस्कस किया था प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम के बारे में, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, जो कि प्रोजेक्ट लाइन के साथ लाया गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट। जो डॉल्फिन है हमारा नेशनल एक्वाटिक एनिमल है, 2010 में कहा गया था, बिल्कुल ठीक है। साथ में ही फ्रेश वाटर रिवर एज वेल एज ओशियनिक डॉल्फिन्स जो है वहां की जो डॉल्फिन्स होंगी उसको इस प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है। फिर हमने देखा था नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के बारे में, इसकी बात करी जाए तो यहाँ पे ये सारे टारगेट्स जो थे वो बिल्कुल सही थे। 2.5% जीडीपी का लगाया जाएगा 2025 तक। जो यहाँ पे अंडर 5 मोर्टेलिटी है उसको कम करा जाएगा, 23 तक नंबर लाया जाएगा 2025 तक, और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसको 67.5 से इंक्रीज करके 70 कर दिया जाएगा 2025 तक। इसके बाद डिस्कशन हमने किया था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का, जो कि रिहांद सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के बारे में था, क्योंकि यूपी में यहाँ पे लोकेट करता है, ये हमने पढ़ा था। यहाँ पे एनटीपीसी की इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसने कहा है कि जो ऐश होती है, फ्लाई ऐश, उसको हम सीमेंट प्लांट को सप्लाई करना शुरू करेंगे चीपर कॉस्ट के ऊपर। तभी ये पूरी न्यूज़ थी। फिर हमने डिस्कस किया था पॉजिटिव पे के बारे में, फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस को रोकने के लिए बैंक्स का एक नया इनिशिएटिव है काउंटरफिट चेक्स को रोकने के लिए। इसके बाद एनडीएचएम के ऊपर एक और क्वेश्चन था, ये अभी भी हेल्थ को रिकग्नाइज नहीं करता एज ए जस्टिसेबल राइट। कुछ अच्छी चीजें ये हैं कि आगे आने वाले टाइम में ई फार्मेसी और टेलीमेडिसिन आपको देखने को मिलेगा, ऐप और वेबसाइट से आप इसे एक्सेस कर पाएंगे। फिर हमने नवरोज के बारे में देखा था, नवरोज मीन्स नव रोज न्यू डे, पारसी न्यू ईयर होता है, 16 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व के अंदर 21 मार्च को मनाया जाता है, यूनेस्को का इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज भी है। लास्ट क्वेश्चन में देखा था 4th सेशन ऑफ ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप जो था ये रशिया ने चेयर किया है। इंडिया ने कंसर्न जाहिर करी है कि डार्कनेट का मिसयूज हो रहा है, काफी ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए यूज कर रही है। हमें रियल टाइम बेसिस पे एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए ताकि इस तरीके की प्रैक्टिस को डिस्करेज किया जा सके। तो यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। कमेंट सेक्शन में मार्क्स अपने जरूर लिखने हैं आपको। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि कितना आपने स्कोर किया है, और यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ द डे जो है वो आपके लिए पूरा 2.0 है। आप बताइएगा एक लाइन के अंदर कि पूरा 2.0 से आप क्या समझते हैं। विनर ऑफ द डे को देख लेते हैं। तो अमन शर्मा ने सही आंसर किया है। सार्थक के बारे में मैंने आपसे पूछा था। अमन, आप मुझे netmockprep@gmail.com पे बता दीजिएगा कि आपको जो PDF आपने जो जीती है वो आपको हिंदी लैंग्वेज में चाहिए या हिंदी भाषा में चाहिए। चलिए, तो मार्किंग स्कीम आप जानते ही हैं, इसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर अपर 2 ब्रैकेट्स में आपका स्कोर है देन कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम माई साइड, आपका स्कोर काफी अच्छा है। कंसिस्टेंट बेसिस पे कोशिश करिए यहाँ स्कोर करते रहिए। नहीं भी स्कोर आ रहा है तो दोबारा से वीडियो को देखिए, एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिए, और उसके बाद धीरे धीरे जो स्कोर है आपका इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद टेलीग्राम पे कोई भी आपका डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं, और यूट्यूब के चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन कोई भी आपका मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।